ओके हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बैटरीज के बारे में। उसके आगे का पार्ट जो हमारा बच गया है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या हम लोग बोले गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहला हम लोग देखते हैं, एक तरफ बना लीजिए गैल्वेनिक सेल और एक तरफ हम लोग बना लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। देखिए, सबसे पहला जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। मतलब इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इसका अपोजिट है ना। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखिए, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये पहला डिफरेंस हो गया दोनों में, ठीक। दूसरा डिफरेंस देखिए, जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कारण ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें लिख लीजिए, हियर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन take place, spontaneous reaction takes place। और यहाँ कैसा रिएक्शन होता है, यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। याद रखिए, है ना। हियर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक, यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड लिख लीजिए, और क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो याद रख लीजिए, है ना। गैल्वेनिक सेल एनोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। और यहाँ पे जो एनोड होगा वो क्या होगा, हेयर एनोड फॉर्म्स पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक। और एक पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज करते हैं गैल्वेनिक सेल में। सॉरी, इसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज करते हैं गैल्वेनिक सेल में, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉल्यूशंस, है ना। हेयर वी यूज टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। हेयर वी यूज ओनली वन। यहाँ याद रखिए कि बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होते हैं, है ना। ओनली वन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
और देखिए गैल्वेनिक सेल में और क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में कहाँ पे डिस्चार्जिंग होती है, सिर्फ कैथोड में डिस्चार्जिंग होती है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें एनोड और कैथोड दोनों जगह पे डिस्चार्जिंग होती है। तो इसमें याद रखिए जो गैल्वेनिक सेल होता है, हेयर डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस, ओनली एट कैथोड। यहाँ सिर्फ कैथोड में डिस्चार्जिंग होती है, जैसे हम लोग देखे थे जिंक और कॉपर वाला, जहाँ पे सिर्फ कॉपर का डिस्चार्जिंग हो रहा था। और यहाँ पे क्या होता है, हेयर डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। हेयर डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है डिस्चार्जिंग। या ऐसा लिख लिया, एट बोथ एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। तो ये डिफरेंस हो जाएगा गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है ना, 5 पॉइंट में मैंने यहाँ लिखा दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट्स में लिख दिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है मेजर डिफरेंस दोनों में, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैटरीज, है ना, बैटरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैटरी किस लिए यूज़ की जाती है ना, बैटरी यूज़ की जाती है जिसमें हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है बैटरीज में, है ना। तो देखिए, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैटरीज को। देखिए बैटरीज मेनली 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी प्राइमरी बैटरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो लिख लीजिए, ठीक है। तो बैटरीज एक्चुअली में क्या है, इसको हम एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, है ना। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स के जैसे काम करता है, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स के जैसे काम करता है। देखिए अब इसमें मेनली 2 टाइप की बैटरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी बैटरी, ठीक। प्राइमरी बैटरी वो होती है जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, तो एक होती है प्राइमरी बैटरी, है ना। ये इसको आप ऐसा बोल सकते हैं नॉन रिचार्जेबल बैटरी, नॉन रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल बैटरी। और सेकेंडरी बैटरी एक होती है जिसको हम लोग वापस से रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो एक है हमारी सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी क्या हो जाएगी, अब प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हम लोग का है ड्राई सेल है ना, मरकरी सेल है। तो ये सब प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल है, ड्राई सेल, मरकरी सेल, क्लियर है। सेकेंडरी बैटरी में क्या हो जाएंगे, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, है ना। तो रिचार्जेबल बैटरीज जैसे कि रिचार्जेबल बैटरीज,
इसमें जैसे हमारी कार की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, हमारे पावर बैंक की बैटरी है, वो सब बैटरी कैसी कौन सी होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती है। तो मान लेते हैं कि इन्वर्टर की बैटरी है, कार की बैटरी है ना, ये सब बैटरीज जो होती हैं मोबाइल की, जिसको हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये होती है हमारी रिचार्जेबल बैटरी। तो मेनली दो टाइप की बैटरी से याद रखिए, एक प्राइमरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे लेड स्टोरेज सेल होता है, एक निकल कैडमियम सेल होता है ना, एक होता है लेड स्टोरेज सेल, है ना, एक हम लोग इसमें पढ़ते हैं निकल कैडमियम सेल, ठीक। तो ये सब सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। इसके अलावा एक हमारा फ्यूल सेल भी होता है अलग से, है ना, तो ये हम पढ़ते हैं निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज सेल। क्लियर है? चलिए अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज को। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज में पहली बात करते हैं लेक लांची सेल या वोल्टेइक सेल, या इसी को हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं। लेक लांची सेल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं, ठीक। लेक लांची सेल, ड्राई सेल, या इसी को वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, ठीक। ये अब देखिए इसका फंक्शन देखिए, लेक लांची सेल का फंक्शन क्या होता है। देखिए आपने बचपन में देखा होगा कि जो ट्रांजिस्टर या रेडियो में सेल लगा होता है, या जो हम लोग के वॉल क्लॉक में सेल लगा होता है, इवन हमारे जो रिमोट में सेल लगा होता है, वो सभी सेल क्या होता है, ड्राई सेल या लेक लांची सेल होता है। इसको हम लोग ड्राई सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इसका पेस्ट यूज़ करते हैं, है ना, इसीलिए हम लोग इसको ड्राई सेल भी कहते हैं। तो देखिए लेक लांची सेल में क्या होता है, इसको आप चाहे तो बना लीजिए। तो इसके बीच में कार्बन की रॉड होती है, जिसको अपन ग्रेफाइट रॉड भी बोल सकते हैं ना। तो इस सेल के याद रखिए बीच में क्या होती है, कार्बन रॉड, ग्रेफाइट रॉड होती है, ठीक। इस सेल के जो सबसे आउटर वाला कवर होता है वो हमारा स्टील केस होता है, स्टील केस, और उसके इनर वाला जो लेयर होता है, इनर लेयर में हमारा जिंक होता है। इनर लेयर में क्या होता है, हमारा जिंक होता है। तो इनर लेयर में याद रखिए क्या होगा, जिंक केस। ये कैसे काम करता है, ये एज अ एनोड काम करता है, ठीक। और बीच में कार्बन रॉड होती है, तो कार्बन रॉड कैसे काम करती है, एज अ कैथोड, कार्बन रॉड, ठीक। ये हो गया हमारा कैथोड, या यही ग्रेफाइट का बना होता है ना, कैथोड हो गया। अब इसके बीच में जो पेस्ट हम लोग डालते हैं ना, यहाँ पे जो पेस्ट फिल होगा, ठीक है ना, सेल के बीच में जो पेस्ट फिल होता है, किसका फिल होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट फिल होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट फिल होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक हमारा माइनस पॉइंट और एक प्लस पॉइंट बनेगा, एक प्लस पॉइंट बनेगा और एक माइनस पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से यहाँ करंट का फ्लो होगा, ठीक है। देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग एनोड की रिएक्शन देखते हैं। तो एनोड में क्या होता है, एनोड में हमारा जिंक है,
जिंक क्या करेगा, जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिंक आयन बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड और MnO2 का। तो देखिए कैथोड का रिएक्शन देखिए क्या होगा। कैथोड में हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड और वहाँ का ले लेते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन होगा, ठीक है। अब इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 2 अमोनियम आयन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमको एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। तो इसमें से क्या बन जाएगा, इसमें से बन जाता है एक हमारा ये MnOOH बन जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा Mn हो गया, एक OH बन गया और साथ में इसमें अमोनिया गैस हो जाएगी रिलीज, ठीक है। तो अमोनिया गैस को हम यहाँ से रिलीज कर देंगे। 2 अमोनियम आयन है, एक H उधर चला गया, यहाँ से 2 अमोनिया गैस क्या हो जाएगी यहाँ से रिलीज, या NH3 कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा हमारा 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी 2 अमोनिया क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एनोड में जिंक है तो जिंक आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये एनोड की रिएक्शन हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। कैथोड में क्या है हमारे पास, मैग्नीज ऑक्साइड है, अमोनियम आयन है, अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन है, ठीक है। अमोनियम आयन क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग 2 अमोनियम आयन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगा। तो यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होगी और इसका जो हाइड्रोजन है वो इसमें क्या बना लेगा, MnOH प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसका आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इसका जो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, दोनों को ऐड करके लिख लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन। लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक है, प्लस ये अब जो कटेगा इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है। बाकी सबको जोड़ दीजिए, 2MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, साथ में क्या है 2NH4 प्लस अमोनियम आयन है, क्या बनता है इसमें 2MnOOH, ठीक। साथ में 2 NH3 गैस क्या हो गई इसमें रिलीज हो गई। तो ऐसे करके आप इसका बैलेंस रिएक्शन भी या ओवरऑल रिएक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए, तो एक ये रिएक्शन हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला ड्राई सेल, लेक-लांसी सेल। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मेनली लिख लीजिए रिमोट में, है ना। कहाँ यूज़ करते हैं, एक वॉल क्लॉक में यूज़ होता है इसका, ठीक। और इसका रिमोट है ना, टीवी रिमोट में यूज़ होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स या रेडियो में यूज़ होता है, ठीक। 3 जगह इन सब का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेक-लांसी सेल। चलिए, नेक्स्ट हम लोग दूसरा प्राइमरी सेल देखते हैं जो है मरकरी सेल, या उसी को हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्राइमरी सेल हो गया। देखिए, सेकेंड है हमारा बटन सेल। बटन सेल ये बटन के जैसा होता है इसलिए इसको बटन सेल बोलते हैं। ये एक्चुअली है मरकरी सेल है ये, ठीक है। क्या है ये, मरकरी सेल। मरकरी सेल देखिए इसमें क्या होता है, ठीक से समझिएगा। इसमें 3 लेयर होती है। बटन सेल जो हमारे रिस्ट वॉच में यूज़ होती है वही बटन सेल है, छोटा सा गोल गोल होता है बटन सेल, ठीक है। रिस्ट वॉच में हमारे यूज़ होती है। तो इसको आप ऐसे बना लीजिएगा डायग्राम। तो इसमें याद रखिएगा 3 लेयर का सेल होता है, ठीक है। इसको मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा।
ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा 3 लेयर होगा, एक ऊपर वाला लेयर है, बीच में एक सेपरेटर है और एक नीचे वाला लेयर है। ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। एक ऊपर वाला लेयर है, बीच में यहाँ पे सेपरेटर रहेगा। सेपरेटर में नॉर्मली हम लोग पॉलीमर इंसुलेटर यूज़ करते हैं। सेपरेटर में हम लोग पॉलीमर या इंसुलेटर यूज़ करेंगे, है ना, जो दोनों को डिफ्यूज़ ना हो दें। ठीक, और ऊपर एक लेयर रहेगा, ऊपर हमारा एनोड में मान लीजिए या तो जिंक होगा, जिंक या जिंक एमेलगम यूज़ करेंगे। ठीक है, और नीचे हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एनोड। ठीक, नीचे हमारा हो जाएगा कैथोड में हम लोग मर्क्यूरी का ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कैथोड। ठीक, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, वो हम लोग बेस यूज़ करते हैं। तो इसमें याद रखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो यूज़ करते हैं वो KOH और NaOH, या तो NaOH या KOH यूज़ करते हैं ना, बेस को यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या रिएक्शन होता है, तो एक आप लिख लीजिए एनोड का रिएक्शन। ठीक है, एनोड में आपके पास है जिंक और सॉल्यूशन कौन सा है, बेस का है। तो जिंक क्या करेगा, बेस यानी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेस यानी OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये एनोड का रिएक्शन हो जाएगा। एक कैथोड का रिएक्शन लिख लीजिएगा। कैथोड में हमारे पास क्या है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड। तो ये जो मर्क्यूरी का ऑक्साइड है ना, किससे रिएक्शन करेगा, ये वाटर, एक सेकंड, मर्क्यूरी का ऑक्साइड को चाहे तो आप वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। तो बेस ले लीजिएगा प्लस 30%, 30% क्या होगा, वाटर। ठीक है, यानी 30% बेस रहेगा इन वाटर में, 30% सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक, तो इसमें बेस का 30% सॉल्यूशन रहेगा वाटर में, याद रखिएगा। तो इसका हम लोग वाटर है तो वाटर से रिएक्शन करा देंगे, H2O, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा, ये एक तो मरकरी बना लेगा। ठीक है, साथ में इसमें 4OH, कितने OH चाहिए हमको, 2 OH। तो यहाँ से हम लोग, हाँ, इसमें से ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, OH तो बनाना चाहिए। हाँ चलिए, यहाँ से हम लोग बना लेते हैं 4OH माइनस, 4OH बनाएंगे तो 4 ऑक्सीजन लेना चाहिए, 2OH माइनस बना लीजिए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, साथ में 2 हमको इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना है, तो 2OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ले लीजिए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2H माइनस। ठीक है, तो ये मरकरी बन जाएगा और 2H माइनस रिलीज हो जाएगा। तो एक इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पे जिंक का रिएक्शन की OH कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जिंक प्लस मर्क्यूरी का ऑक्साइड, और क्या बच गया, H2O से रिएक्शन हुआ। तो क्या बनेगा इसमें, एक बन रहा है जिंक हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे बन गया जिंक OH होल ट्वाइस। ठीक, साथ में हमारा बन गया मरकरी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ओवरऑल रिएक्शन, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिख लीजिए मर्क्यूरी का ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ हमारा रिस्ट वॉच में होता है, हियरिंग एड्स में होता है, जो कान में मशीन लगाते हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मरकरी सर के यूज़ लिख लीजिए, है ना, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा मरकरी सेल, बटन सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके यूज़ कहाँ कहाँ है, याद रखिए। इसका यूज़ है हमारा, जैसे रिस्ट वॉच में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक,
और इसका हम लोग हियरिंग एड्स में यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। हियरिंग एड्स है ना, कान की मशीन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई के कारण होता है। अच्छा, इसमें वाटर, इसमें ऐसे कर लीजिएगा जिससे वाटर हट जाए, तो इसको कर लीजिए जिंक ऑक्साइड प्लस H2O कर लीजिए, है ना, H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तब इसमें से क्या होगा, वाटर और वाटर हट जाएगा, यानी कि जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, इसमें से हमें मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2 कैंसिल, जिंक, ठीक है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज रहता है, यानी कि इसमें कांस्टेंट वोल्टेज रहता है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, याद रखिएगा इसमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होता है। इसी कारण हम इसका यूज़ हियरिंग एड्स में भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा प्राइमरी बैटरी, मरकरी सेल, है ना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बटन सेल भी बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा 3 लेयर होता है, एक जिंक या जिंक एमेलगम भी बोल सकते हैं, है ना। जिंक एमेलगम का एक एनोड होता है, ठीक है। जिंक एमेलगम यानी कि जिंक और मरकरी का, जिंक एमेलगम का एनोड होगा, बीच में सेपरेटर होगा, नीचे में हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड होगा, क्लियर है। एक जिंक की रिएक्शन होगी, ये क्या करेगा हमारा, ये हमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करके देगा, और दूसरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मरकरी बनाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, एक ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा प्राइमरी सेल, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। तो ये 2 हमारे मेन प्राइमरी सेल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेल्स का यूज़। देखिए पहला हम लोग का सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज। तो ये वो बैटरीज होती हैं जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी, पहला बनाइए लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, लेड स्टोरेज बैटरी। इसी का यूज़ कहाँ किया जाता है, इन्वर्टर में किया जाता है, घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, या कार की बैटरी में किया जाता है, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी का सेटअप कैसा होता है, देखिए इसमें हम लोग लेड और लेड ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं जो अल्टरनेटिवली कलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक हम लोग लेंगे लेड, ठीक, एक लेड ले लेंगे, उसके बगल में हम लोग ले लेंगे लेड ऑक्साइड का, ठीक है। दोनों सेम ही दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। फिर एक ले लेंगे लेड का, उसके बगल में ले लेंगे हम लोग लेड ऑक्साइड का, ठीक है। ठीक है, लेड ऑक्साइड वाले पार्ट को एक तरफ जोड़ देंगे इधर, और लेड वाले पार्ट को इधर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेड ऑक्साइड, यानी कि PbO, ये सब PbO है, ये लेड ऑक्साइड वाले पार्ट हो गया। और एक तरफ हम लोग का हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा हमारा लेड वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेड और लेड ऑक्साइड को अल्टरनेटिवली जोड़ते हैं, है ना। ये आपका लेड है, ये आपका लेड ऑक्साइड है, कंफ्यूज मत होइए, ये लेड है और ये लेड ऑक्साइड है, ठीक। लेड और लेड ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट जोड़ देते हैं, ठीक है। एक हमारा एनोड बनाएगा, जैसे लेड हमारा एनोड बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा कैथोड, ठीक। एक एनोड बन जाएगा और एक बन जाएगा कैथोड। एनोड मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल बनाएगा और ये क्या बनाएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग किस में डिप करेंगे, इसको हम लोग H2SO4 के सोल्यूशन में डिप करेंगे, ठीक है। किस सोल्यूशन में डिप कर देंगे, H2SO4 के 30% सोल्यूशन में इसको हम लोग डिप कर देंगे। याद रखिए किस में डिप करेंगे इसको हम,
ठीक, 30% सॉल्यूशन ऑफ 30% सॉल्यूशन ऑफ, ऐसे लिखिए 30% H2SO4 के सॉल्यूशन। ठीक, तो 30% H2SO4 के सॉल्यूशन में इसको हम लोग डिप कर देंगे। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखिए क्या होता है। पहले इसका एनोड का रिएक्शन देखिए। एनोड में क्या है, हमारे पास लेड है और सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। मतलब इसमें एक तो H+ आयन होगा और एक SO4- आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेड क्या है, लेड सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, लेड सल्फेट बना लेता है और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये एनोड की रिएक्शन हो जाएगी। एक कैथोड का रिएक्शन लिख लीजिए। कैथोड में क्या है, हमारे पास लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड है, ये किससे रिएक्शन करेगा, अब वाटर सॉल्यूशन में हमारे पास H+ है, तो H+ और सल्फेट है, सल्फेट से रिएक्शन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेड सल्फेट PbSO4। ठीक है, चलिए PbSO4 बनाएगा, साथ में क्या बनेगा, इसमें वाटर 2H2O। ठीक है, 2H2O, 2 ऑक्सीजन हो गया, ये बना लिया वाटर। ठीक, SO4 2-, तो यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक बना लेगा ये वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रिएक्शन, एक लेड ऑक्साइड और एक वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये है डिस्चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्जिंग, ये है डिस्चार्जिंग रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, तो इसमें देखिए 2 टाइप की रिएक्शन आपको लिखना है, एक डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखना है और एक है चार्जिंग रिएक्शन, याद रखिएगा। ठीक है, एक डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखना है और एक लिखना है आपको चार्जिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें लेड ऑक्साइड कर लीजिए, लेड ऑक्साइड और लेड है ना, PbO2 कर लीजिए। बैलेंसीज इसमें हम लोग PbO2 ले लेंगे, तब यहाँ पे बनेगा, हाँ तब करेक्ट है, तब रिएक्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेड ऑक्साइड। तो देखिए इसमें पहले डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिख लीजिए। डिस्चार्जिंग रिएक्शन में क्या होगा, लेड है, सल्फेट से रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेड सल्फेट बना के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये हमारा एनोड का रिएक्शन होगा क्योंकि लेड एनोड के जैसे वर्क कर रहा है। कैथोड में लेड ऑक्साइड है, ये H+ जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और सल्फेट, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फिर लेड सल्फेट और ये बनाएगा। इस पूरे रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन में देख रहे हैं हम लोग लेड सल्फेट बन रहा है और जो एसिड है ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसको अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये होगा Pb + PbO2 लेड ऑक्साइड गिब्स, जो कटेगा उसको काट देंगे इसमें से हमारा। ठीक, हाँ ये बना लेगा PbO2 + H2SO4 कर लीजिए, 4H+ है तो 2H2SO4 हो जाएगा। ठीक, ये मिलके ये बना लेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये बनाएगा हमारा 2PbSO4 + 2H2O। ठीक, ये हो जाएगा पूरा रिएक्शन। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें लेड और लेड ऑक्साइड एसिड का यूज़ कर रहा है डिस्चार्जिंग में, और एसिड का यूज़ करके क्या बना रहा है, लेड सल्फेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। मतलब एसिड को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है और लेड सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, जब हम सेल को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसी रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर दें, अगर यही रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो क्या बन जाएगी, चार्जिंग रिएक्शन। रिवर्स कब होगी, जब हम लोग एक्सटर्नली इसमें करंट सप्लाई करना शुरू कर दें। अगर हम इसमें एक्सटर्नली करंट सप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्जिंग का। वैसे ही लिख लीजिए डिस्चार्जिंग का रिएक्शन, देखिए क्या होगा, तो डिस्चार्जिंग का लिख देते हैं, है ना। डिस्चार्जिंग रिएक्शन में आपको जस्ट उल्टा करके लिख देना है। देखिए तो एक ये डिस्चार्जिंग हो गया, एक चार्जिंग का रिएक्शन लिख लीजिए, चार्जिंग रिएक्शन। ठीक, चार्जिंग रिएक्शन में एनोड में क्या होगा, एनोड का भी उल्टा रिएक्शन होगा और कैथोड का भी उल्टा रिएक्शन होगा।
देखिए एनोड में क्या होगा, एनोड में आपके पास लेड सल्फेट रहेगा। चलिए पहले कैथोड का बता देते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन है कैथोड वाला, इसमें क्या है, लेड सल्फेट है और वाटर है। तो जो लेड सल्फेट और वाटर है PbSO4 है प्लस क्या है 2H2O है। रिवर्स हो जाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेड ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा H+ और SO4 माइनस में टूट जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, और साथ में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक, ये हो जाएगा। नेगेटिव सोर्स क्या बनता है इसमें, कैथोड, तो ये हो जाएगा हमारा कैथोड का रिएक्शन। ठीक, उसके बाद एनोड देखिए क्या होगा, एनोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर लीजिए। यहाँ पे भी लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, लेड प्लस SO4 2-। ये किसका रिएक्शन हो जाएगा, एनोड का। तो हमने क्या कर दिया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, एनोड और कैथोड। अब दोनों रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट है जो कि डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होके H+ SO4 माइनस आयन और SO4 माइनस इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2PbSO4, ठीक है, प्लस जो जो कटेगा उसको काट देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा, इधर का, प्लस 2H2O। अब ये वाटर के साथ PbSO4 वापस से क्या बना लेगा, 2H2SO4, यानी देखिए एक तो बना लेगा Pb प्लस PbO2 प्लस क्या बना लेगा 2H2SO4, वापस से एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वापस से एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि रिएक्शन फिर से चार्ज हो जाएगी। तो रिएक्शन को अगर हम लोग रिवर्स करके लिख देते हैं तो किसका रिएक्शन बन जाता है, वो चार्जिंग रिएक्शन बन जाता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, ये सेकेंडरी बैटरी इसीलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसको हम वापस से चार्ज कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट हम लोग एक और है बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, जिसे बोलते हैं निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं, निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल। तो ये भी सेकेंडरी बैटरी होती है, क्लियर है, निकिल कैडमियम सेल। देखिए तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेल है हमारे पास, ठीक, सेल में एक हम लोग एनोड और कैथोड लेंगे। एक तरफ आप कैथोड ले लीजिए और एक तरफ एनोड ले लीजिए। ठीक है, बीच में हम सेपरेटर रखते हैं, है ना, जो इन दोनों को अलग करके रखे। ठीक, ठीक, चलिए, तो एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ आप ले लीजिए निकिल NiO2, ठीक है, और एक तरफ आप ले लीजिए जिंक या कैडमियम, जिंक या कैडमियम का रॉड। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा निकिल कैडमियम। ठीक है, तो इसमें चाहे तो आप जिंक का या कैडमियम मेटल ले सकते हैं, या आप किसका ले सकते हैं, जिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चलिए एनोड को इस तरफ ले लेते हैं, ये कैडमियम हो जाएगा और ये निकिल ऑक्साइड ले लीजिए। चलिए, बीच में ये हमारा सेपरेटर रहेगा जो इसको सेपरेट करेगा। अब इस पूरे सेल को हम लोग सॉल्यूशन में डिप करेंगे। कौन सा सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, इसको हम किस में डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि ये 30% बेस रहेगा, 30% KOH और NaOH के बेसिक सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होती है, पहले हम लोग देखते हैं एनोड का रिएक्शन।
एनोड का रिएक्शन। एनोड में आपके पास कैडमियम है, ठीक है, और सोल्यूशन में क्या होगा, हमारा बेस है यानी OH माइनस होगा, 2OH माइनस होगा, तो रिएक्शन होगा। तो ये क्या बना लेगा हमारा, ये बना लेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। उसके अलावा क्या है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है ना, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा हमारा कैथोड। कैथोड में क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन लिख लीजिए। कैथोड में आपके पास है निकिल ऑक्साइड, ठीक, निकिल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। ये 30% NaOH सोल्यूशन है विथ वाटर, है ना, वाटर के साथ, विथ H2, वाटर के प्रेजेंस में। तो निकिल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन हमको लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से बनेगा आपका, एक तो बन जाएगा NiOOH, ठीक है, साथ में 2OH माइनस, ठीक है, ऐसे बना देंगे। तो कितने हो गए हमारे, 2 और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 1 3, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन हो गए कितने, 2 हाइड्रोजन, 2 1 3 हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है ना अपने को, तो यहाँ पे अपन ऐसा कर लेते हैं, 2OH माइनस यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे करके इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको अपन ऐसे कर लेते हैं कि 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो NiO2 + 2H2O बन जाएगा, और साथ में इसमें ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसका बैलेंस रिएक्शन देखिए क्या होगा, बैलेंस में इसमें क्या बन जाएगा, कैडमियम NiOH हो जाएगा, निकिल हाइड्रोक्साइड, एक सेकेंड, तो ये 2OH NiOH हो गया, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, NiOH वोल्टवाइज 2H माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा निकिल हाइड्रोक्साइड, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन 2OH इसमें ये हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक हमारा ये एनोड का रिएक्शन हो गया, और एक हमारा ये कैथोड का रिएक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों रिएक्शन को हम लोग मिला के लिख देंगे, तो एक ओवरऑल रिएक्शन आपका आ जाएगा। तो नीचे लिख लीजिएगा ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कैडमियम, है ना, जो जो ऐड होगा, कैडमियम प्लस NiO2, OH कैंसिल हो जाएगा, प्लस NiO2, ठीक है, प्लस 2H2O, है ना, वाटर गिव्स, क्या मिल रहा है इसमें, इसमें मिल रहा है हमारा कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिल रहा है, निकिल हाइड्रोक्साइड, ठीक, NiOOH, ठीक। तो ये दोनों हमें मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। एक कैडमियम का रिएक्शन होगा, और एक किसका रिएक्शन होगा, निकिल का। तो जो कैडमियम है, कैडमियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जो निकिल ऑक्साइड है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए, कैडमियम बेसिक OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। उसके बाद कैथोड में हमारे पास निकिल ऑक्साइड है, निकिल ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, NiOO2 बनाएगा, ठीक है, और यहाँ से 2OH रिलीज करेगा, यही 2OH को ये यूज़ करेगा। इसका एक ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए। तो एक ये सेल हो गया हमारा निकिल कैडमियम सेल, ये भी हमारा सेकेंडरी सेल है, इसको भी रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 सेकेंडरी सेल मेनली आपको पढ़ना है, एक ये है निकिल कैडमियम सेल। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका मेनली यूज़ याद रखिएगा पावर बैंक में होता है, जो हम लोग का मोबाइल का पावर बैंक होता है ना। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है ना, ये कॉस्टली होता है, बट रिचार्जेबल होता है, इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो एक ये हो गया हमारा निकिल कैडमियम सेल। चलिए, अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्यूल सेल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल में हमने 2 सेल डिस्कस कर लिए, एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्यूल सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल, ठीक। इसकी इफिशियंसी लगभग 70% होती है, ठीक है, फ्यूल सेल। देखिए, फ्यूल सेल में हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लीजिए।
देखिए इसका रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ फ्यूल सेल का क्या होता है। देखिए फ्यूल सेल में क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यूज़ कर रहे हैं, है ना। और इसमें हम लोग बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन KOH या NaOH आप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, KOH और NaOH का बेसिक सॉल्यूशन आप यूज़ करेंगे, है ना। एल्कालाइन फ्यूल सेल बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या रिएक्शन होता है, पहले आप इसमें एनोड का रिएक्शन लिख लिखिए। एनोड में क्या होगा, एनोड में आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन OH माइनस से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, दो ले लीजिए, ये बनाएगा हमारा वाटर H2O, 2 है तो 2H2O, 4 हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, देखिए हमने बेसिक सॉल्यूशन लिया है, बेसिक सॉल्यूशन में OH होगा, OH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा, वाटर बनाएगा और वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन आया, यहाँ से वाटर बन के बाहर चला गया, ठीक है, वाटर बन के बाहर चला गया। ये हो गया हमारा एनोड का रिएक्शन। एक रिएक्शन लिख लीजिए इसमें कैथोड का रिएक्शन, ठीक। कैथोड में क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन है, साथ में वाटर है, तो वाटर ले लीजिए, ठीक। तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये बनाएगा हमारा OH माइनस, तो इसमें बना लीजिए, कितने हो गए, 2, तो इसमें 2 ले लीजिए, इसको बना लेते हैं 4OH माइनस कर देते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, है ना। और साथ में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराइए, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराएं, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराइए, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, 4OH माइनस बनाएगा। तो ये OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक, 4OH माइनस का यूज़ कर लीजिए, बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3H2, यहाँ पे 2H2 ले लीजिए, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4H2 ले लेंगे और साथ में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन, तो यहाँ से हमारा 2H2 प्लस O2, ठीक है, यहाँ से 2H2O बस बच जाएगा, गिव्स 2H2। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका स्पेस क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्यूल सेल का। इसमें जो वाटर प्रोड्यूस होता है इसका भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है इसलिए इसका और ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है लगभग 70% एफिशिएंसी में वर्क करता है, ठीक, 70% एफिशिएंसी में वर्क करता है, याद रखिएगा। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इसमें हम लोग फ्यूल सेल में क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, उस बेसिक सॉल्यूशन का जो OH माइनस है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करके OH माइनस को प्रोड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन होती रहती है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जैसे हाइड्रोजन से OH रिएक्ट किया, वाटर बनाया और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और ये यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन साइड आएगा, ऑक्सीजन साइड उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करके वापस से OH माइनस बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस बोथ साइड चलती रहेगी। यहाँ से वाटर रिलीज होगा और यहाँ पे हमारा वेस्ट ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक, वेस्ट ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम लोग फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं। फ्यूल सेल का याद रखिएगा अपोलो प्रोग्राम में भी यूज़ हुआ था, है ना। तो इसमें मेनली याद रखिए स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है, स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है, इसका यूज़ होता है फ्यूल सेल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बैटरीज वाला पार्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा सेल वाला पार्ट खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक करना, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स into
ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू आयंस, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स को उसके आयन में ब्रेक करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स को उसके आयंस में ब्रेक करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका, है ना, बाय यूजिंग करंट। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इनटू आयंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आयंस में ब्रेक करना किसको? इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को। जैसे मान लीजिए कि आपके पास NaCl और H2O का मिक्सचर है, ठीक है। हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसमें, है ना। अब इस सॉल्यूशन में क्या है? इस सॉल्यूशन में हमारे पास NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर है ना। NaCl और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? एक एनोड और एक कैथोड डाल देते हैं, है ना। एक एनोड और एक कैथोड डाल देते हैं, ठीक। एक एनोड और कैथोड डाल देते हैं और इसको क्या करते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन देखिए क्या होगा, ठीक है। प्लस माइनस इलेक्ट्रोड हमने जोड़ दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अंदर में हमारे आयंस क्या क्या है? इसमें आयन है, एक Na+ आयन है, ठीक, एक Cl- आयन है ना, क्योंकि सॉल्यूशन है। और वाटर में कौन से आयन होते हैं? H+ आयन होता है और OH- आयन होता है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें करंट डालेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप करंट का फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही आप इसमें करंट का फ्लो करवाएंगे तो याद रखिए आयंस में, तब इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। आयंस रिक्वायरिंग लीस्ट एनर्जी will discharge first, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस आयन्स हैं, एक Na+ आयन है और एक H+ आयन है। और सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन्स हैं? प्लस में 2 हैं, माइनस में एक हमारे पास Cl- आयन है और एक OH- आयन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास 2 पॉजिटिव आयन्स है, 2 नेगेटिव आयन्स है, तो पॉजिटिव आयन्स में कौन आयन है जो पहले डिपॉजिट होगा या किसकी प्रायोरिटी होगी, या नेगेटिव आयन में कौन होगा जो पहले डिपॉजिट होगा? तो याद रखिएगा कि जिस आयन को लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो पहले डिस्चार्ज होता है। तो जैसे देखिए सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो हाइड्रोजन जो है तो पहले डिपॉजिट होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन एनोड में नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन सबसे पहले क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो H+ आएगा, H+ है हमारे पास, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे 2 H+ ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकेंडली Cl- और OH- में जिसको लीस्ट एनर्जी चाहिए, लीस्ट किसको चाहिए? क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन हमारा अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये जाएगा क्लोरीन कहाँ पे? पॉजिटिव आयन के पास। यहाँ पे जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर देगा और क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस बनाएगा, साथ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये यहाँ से क्लोरीन गैस हमें मिल जाएगी। तो आपको ठीक है, ये हमारा हो गया कैथोड और ये हमारा हो गया एनोड, ठीक। तो एनोड साइड आपको मिल जाएगा क्लोरीन गैस मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी, यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। और यहाँ से आपको कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। अच्छा देखिए इसमें 2 वर्ड मैं आपको बताता हूँ, पार्सल और एक है चाइना।
ठीक है। हाइड्रोजन इन नेगेटिव एनोड, चाइना में याद रखिएगा हाइड्रोजन इन नेगेटिव एनोड, एनोड में मिलता है, ठीक है। और पार्सल का मतलब है पॉजिटिव साइड में क्लोरीन, पॉजिटिव क्लोरीन, ठीक है। कैथोड हाइड्रोजन इन नेगेटिव एनोड, नेगेटिव एनोड। तो हमारे पास नेगेटिव साइड में हाइड्रोजन मिलेगा और पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव पार्सल से याद रखिए, पॉजिटिव साइड में हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है। तो पॉजिटिव साइड में आपको क्लोरीन मिल जाएगा और नेगेटिव साइड में आपको क्या मिल जाएगा, एनोड मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हम लोग प्रायोरिटी वाइज आयंस को रिलीज करते हैं, जिसको लीस्ट एनर्जी चाहिए वो पहले डिपॉजिट होता है। तो ये तो हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अगर हम लोग लिए तो ये वाला केस हुआ। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेते हैं, है ना, इसी सॉल्यूशन में आप क्या ले लेते, कॉपर सल्फेट और वाटर का मिक्सचर लेते, तब आपका क्या होता, तब आपके पास कॉपर और हाइड्रोजन आता। तो कॉपर और हाइड्रोजन में किसको प्रायोरिटी देते, तब हम कॉपर को देते, क्योंकि कॉपर को लीस्ट एनर्जी चाहिए। और सल्फेट और OH में हम किसके प्रायोरिटी देते, OH को। तो एक तरफ OH रिलीज होता और एक तरफ हमारे पास कॉपर रिलीज होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो चलिए आपको कॉपर और वाटर का भी बता देता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक NaCl वाला केस हो गया। एक हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, H+ OH-, Na+ और Cl- को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। तो अगर कॉपर सल्फेट आप डालेंगे तो कॉपर सल्फेट में कौन से आयन बनेंगे, एक Cu2+ बनेगा और एक SO4 2- बनेगा, ठीक, SO4 2-, ठीक, कॉपर और सल्फेट बन गया। अब इसमें देखिए, कॉपर पॉजिटिव आयन में है और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में है, तो दोनों में किसको लीस्ट एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए, सॉरी हाइड्रोजन को नहीं, कॉपर को चाहिए। तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर आएगा कैथोड साइड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉपर सॉलिड बन गया, क्लियर है, ये हो गया कॉपर का। सिमिलरली तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा हमारा। उसके बाद आपके पास क्या है, नेगेटिव में आपके पास क्या है, नेगेटिव में हमारे पास सल्फेट आयन है और OH- आयन है। इन दोनों में लीस्ट एनर्जी किसको चाहिए, OH- आयन को चाहिए। तो लेफ्ट साइड OH- आयन डिपॉजिट होगा, तो OH- आयन है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा हमारा H2O बनाएगा, ठीक है। और साथ में क्या बना लेगा, तो इसमें 4 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये बना लेगा 2H2O, साथ में O2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा, तो ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो अगर कॉपर सल्फेट से आप हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे तो याद रखिएगा, एक तो आपको कॉपर सॉलिड मिल जाएगा। कॉपर सॉलिड कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में, कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल में आपको वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप बना लीजिए। तो प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा आयन जो है तो डिपॉजिट होगा, लीस्ट एनर्जी। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑर्डर याद रखिएगा, जिसको लीस्ट एनर्जी चाहिए वही पहले डिपॉजिट होता है, ठीक है। जैसे देखिए, हम लोग मेटल की बात करें तो मेटल में क्या सीरीज है, पोटेशियम आता है पहले, देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, 2+ भी है, आयरन Fe3+ भी है, ठीक है। फिर लेड है, ठीक, लेड का भी 2 वैलेंसी है, ठीक है। चलिए, तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रायोरिटी वाइज हम कौन से आयन को पहले डिपॉजिट करेंगे, है ना। आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है। तो इसमें याद रखिए, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो एलिमेंट्स को लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डिपॉजिट होने के लिए। जैसे कॉपर को हाइड्रोजन से कम एनर्जी चाहिए डिपॉजिट होने के लिए,
मरकरी को उससे कम चाहिए, सिल्वर को सबसे कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, इनको सबको लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज। इनको डिस्चार्ज होने के लिए लीस्ट एनर्जी चाहिए, है ना, या डिपॉजिट होने के लिए लीस्ट एनर्जी चाहिए, है ना। तो इन कम एनर्जी में ही ये डिपॉजिट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उनको पहले क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव आयंस में बात करें तो देखिए हमारे पास कौन है, सल्फेट आयन है, ठीक है। सल्फेट के बाद हमारे पास है नाइट्रेट आयन है, ठीक। नाइट्रेट के बाद हमारे पास OH माइनस आयन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन आयन है और आयोडीन आयन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इसमें जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो जैसे आयोडीन को सबसे कम एनर्जी चाहिए, फिर ब्रोमीन को चाहिए, फिर क्लोरीन को चाहिए, क्लोरीन को OH से भी कम चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनको भी क्या होगा, लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्जिंग। इनको भी लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है डिस्चार्जिंग के लिए, ठीक है, डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाले एलिमेंट है उनको पहले डिस्चार्ज करेंगे क्योंकि इनको कम एनर्जी चाहिए, तो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो एक हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ कर लीजिए, फैराडेज लॉ। देखिए फैराडे का दो लॉ है, पहला लिख लीजिए फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, है ना, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आयन डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रोड्स में, है ना, जो आयंस डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड में वो सप्लाइड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, आयंस डिपॉजिटेड, है ना, आयन डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज, है ना, द अमाउंट ऑफ आयन, ऐसा लिख लीजिए, है ना, ऐसा लिख लीजिए, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, अमाउंट ऑफ आयंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, है ना, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाइड चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज हम सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आयन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, ये याद रखिएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं W, यानी कि मास ऑफ द डिपॉजिट आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। Q यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है Z, तो ये ZQ हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है Z, और Z की वैल्यू होती है आपकी E/F। E होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट, ठीक, और F होता है फैराडे कांस्टेंट, यानी कि एक मोल चार्ज का जो, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही फैराडे होता है। तो फैराडे है, इसका वैल्यू है 96500, ठीक, कूलाम, ठीक। तो ये फैराडे की वैल्यू है।
और ई हम लोग कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन चार्ज, है ना। जिसका भी निकालना है उसका मोलर मास को उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कि कितना अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में, वो उसके चार्ज से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जितना चार्ज सप्लाई होगा उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, एक ये लिख लीजिए। उसके बाद एक सेकेंड लॉ लिख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हो जाएगा, उसका सेकेंड लॉ लिख लीजिए। देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम लोग बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, है ना, तो उन सीरीज में कनेक्टेड सेल के इलेक्ट्रोड में जो डिपॉजिट होगा आयंस का मास, वो उनके इक्विवेलेंट मास के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा लिख लीजिए, व्हेन वी कनेक्ट electrochemical cell, when we connect two or more than two electrochemical series electrochemical cell in series, उनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज, देन द मास ऑफ डिपॉजिटेड आयंस ऑफ different electrolytic solution of different electrolytic solution, है ना। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो उनके इलेक्ट्रोड पे आयंस डिपॉजिट होंगे, है ना, देन द मास ऑफ डिपॉजिटेड आयंस ऑन इलेक्ट्रोड of different electrolytic solution will be equivalent to their respective equivalent mass। तो उनका जो मास डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पे जो भी मास डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा, यानी कि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 के और W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के। ठीक, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास दो सेल है ना, दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दिए सीरीज में, मतलब एक ही सप्लाई से करंट दोनों में सप्लाई करें। जैसे मान लीजिए एक से लिए है, एक से लिए है, ठीक है, इसका कैथोड एनोड, इसका कैथोड एनोड। ठीक है, एक को तो हम लोग सीधा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक, प्लस, ये माइनस, ठीक, और इनको हम आपस में ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक, एक तरफ हम लोग जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक तरफ कॉपर सल्फेट का, मान लेते हैं एक ये हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और एक हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। तो जिंक सल्फेट में जो जिंक डिपॉजिट होगा, तो जो जिंक डिपॉजिट होगा यानी W ऑफ जिंक जो होगा, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, है ना। और सिमिलरली जो W ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा वो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, है ना। कॉपर का जो वेट डिपॉजिट होगा कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, जिंक का जो डिपॉजिट होगा वो जिंक के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, या इन दोनों का जो रेशियो होगा W ऑफ जिंक अपॉन W ऑफ कॉपर इज इक्वल टू होगा, क्या होगा,
ये हो जाएगा डब्ल्यू ई ऑफ जिंक अपॉन ई ऑफ कॉपर। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फैराडेज सेकेंड लॉ। इसके और टॉपिक देख लेते हैं, और कुछ टॉपिक अगर है तो, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ। इसके बाद है कोलरॉस लॉ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे फैराडे के दोनों लॉ हो गए, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, ठीक है। देखिए इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बता देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखिए दो टाइप का है, ठीक है। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दो टाइप के हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें 100% डिसोसिएशन हो जाता है ऑन डाइल्यूशन। याद रखिए स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन है ना, 100% डिसोसिएशन, इसमें 100% डिसोसिएशन हो जाता है, डिसोसिएशन, ठीक, 100% डिसोसिएशन हो जाता है। और वीक में क्या होता है, इसमें 100% डिसोसिएशन नहीं होता, बहुत कम डिसोसिएशन होता है, मतलब समझिए 0 से 5% है ना। तो ये लेस है ना, लेस सॉल्यूबल होता है या लेस डिसोसिएशन होता है ना, अप टू 5%, लगभग 5% तक ही इसमें डिसोसिएशन होता है। याद रखिए बहुत कम डिसोसिएशन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग ग्राफ भी अगर बनाएं, देखिए पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका अगर आप मोलर, इसके हम लोग किसकी बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, मोलर कंडक्टिविटी इसका होगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ये होता है -a√c, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो पहले में ये याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। पहले देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस, ठीक। मोलर कंडक्टेंस यानी कि हम लोग इसको इससे डिनोट करते हैं, ये है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। यानी कि इसको ऐसे लिख लीजिए, कंडक्टेंस ऑफ या इसको लिखिए ऐसे लिखिए, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टेंस का, ये होता है ये इज इक्वल टू K इंटू वी, यानी कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल की बात करते हैं हम लोग है ना, इंटू वॉल्यूम। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट्स या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो V इज इक्वल टू, देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स पर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम होता है, मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। तो अगर हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/m, और V किस में होता है, लीटर में होता है। तो अगर V को हम ml में कर दें, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो V इंटू ml क्या होगा, V इंटू ml क्या हो जाएगा, 1000/m।
अब इस VmL को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू V की जगह क्या हो जाएगा 1000/m। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा? कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे? तो देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा मोल पर मोलैरिटी। मोल 1 है तो 1/m हो जाएगा, और ये लीटर में है तो इसको ml में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 2 टाइप का है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो देखिए इनका आप ग्राफ बना लीजिए। तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में अगर इक्वेशन बनाएं तो बनता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A√C। अब इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखिए कैसे बनता है। ग्राफ बनाइए, इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ये mx प्लस c। ठीक है, y एक्सिस में आ जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को शो कीजिए, ये मोलर कंडक्टिविटी। x एक्सिस में आपका आएगा कॉन्सेंट्रेशन √c, ये हो जाएगा √c। और जो स्लोप है वो माइनस नीचे की तरफ आएगा, तो माइनस की तरफ स्लोप ले आइए। ठीक है, और जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ। अब इसमें ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे यानी डाइल्यूट करेंगे, जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं वैसे वैसे इसका क्या होता है? मोलैरिटी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है ना, बढ़ता है। और जब ज़ीरो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इसका मैक्सिमम मोलैरिटी कितना आता है? ये इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में यानी कि ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो इसकी मोलैरिटी होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। ठीक है, जिसमें कम करते हैं तो बढ़ता है, फिर फाइनली ये हो जाता है। ये किसका केस है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, इलेक्ट्रोलाइट का केस। ठीक, अब इसमें याद रखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हम इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसी को बोलते हैं। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम होगी कंडक्टिविटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो उसके मोलर कंडक्टिविटी में पहले कोई फ़र्क नहीं आता, मतलब कि ये ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन जब एकदम से बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होता है तो एकदम से इसका क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक, तो ये वाला जो लाइन है देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है। ठीक, और ये वाली लाइन है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन कम करेंगे, मतलब पानी मिलाते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के
मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाता है तो एकदम से क्या हो जाता है, इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहीं पे भी इस लाइन को यानी मोलर कंडक्टिविटी को क्रॉस नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। मतलब कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या नहीं फाइंड कर सकते, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मोलर कंडक्टिविटी नहीं फाइंड कर सकते, है ना। तो हेयर वी कैन सी, हेयर वी कैन सी दैट, है ना, मोलर कंडक्टिविटी किसकी मोलर कंडक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं कि कहीं पे ये क्रॉस नहीं कर रहा है मोलर कंडक्टिविटी को, डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके पैरेलल हो रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा है। तो एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगी इसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की, वो हमको नहीं पता, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग का तो कर लिए, स्ट्रॉन्ग का डाइल्यूशन की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वीक की हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती है, याद रखिएगा। तो ये ग्राफ याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए कोलरॉस ने अपना लॉ दिया था, ठीक है। तो उसको भी कर लेते हैं। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कोलरॉस लॉ। नेक्स्ट है हमारा कोलरॉस लॉ। देखिए कोलरॉस लॉ किस लिए था, कोलरॉस लॉ टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। किस लिए था, टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कोलरॉस ने अपना लॉ दिया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए कोलरॉस का लॉ क्या था, कोलरॉस लॉ था दैट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ individual and independent sum of the contribution of individual and sum of the contribution of molar conductivity, sum of the contribution of molar conductivity, है ना, is the sum of the contribution of the molar conductivity of individual and sum of the molar conductivity of individual and independent ion, independent ion, है ना। तो जो मोलर वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो उसके इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट आयन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। याद रखिए जो ओवरऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होगी वो उसके जो इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल आयन हैं उनके
टोटल मोलर कंडक्टिविटी के कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी। यानी कि जैसे आप लिखिए कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू होगा केटायन का कंडक्टिविटी है ना माइनस या एनायन का प्लस का। ठीक है, केटायन और एनायन का से माइनस और प्लस, इनका जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगा उसके सम के बराबर होगा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि जैसे आपका NaCl का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अगर आपको लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl का जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर NaCl का आपका मोलर कंडक्टिविटी लिखना है तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ऐसे करके आप लिखेंगे। तो Na प्लस और Cl माइनस का जो इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी होगा उन दोनों को सम कर देंगे तो हमें NaCl का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। तो ये हमारा कोलरॉस लॉ हो गया। कोलरॉस लॉ क्या बोलता है कि इंडिविजुअल आयन का जो कंडक्टिविटी होगा है ना उसका सम वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी होगा है ना। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ऐसे नॉट नॉट लगा लीजिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगा इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट आयन। इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट आयन का मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होगा वही वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लिख लिया, आप चाहे तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COH ले सकते हैं है ना, ये जस्ट समझाने के लिए लिया हूँ। ठीक, तो इसका जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगा वो इसके प्लस आयन यानी कि H प्लस आयन और इसके माइनस आयन यानी कि कौन सा है CH3COO माइनस आयन के इंडिविजुअल कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा कोलरॉस लॉ। ठीक है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, चलिए तो कोलरॉस लॉ के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरोजन। नेक्स्ट हमारा कोरोजन। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है पता ही है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, आयरन में रस्टिंग हो जाती है, वही है कोरोजन। टार्निशिंग ऑफ मेटल, तो वहाँ पे भी एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे देखिए आपके पास आयरन है, ठीक है, अब आयरन क्या करता है, आयरन जो है तो अपने आयंस रिलीज करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्या बनता है ये बनाता है एनोड। ठीक है, और आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, साथ में एसिड है, तो ये क्या बनाता है, ये हमारा, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 2 यहाँ पे 2 Fe ले लीजिए तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। ठीक, तो क्या बना लेगा हमारा 2H2O, ये बना लेगा 2H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब इसका हम लोग अगर सम करके लिखें तो क्या रिएक्शन बनेगा, यहाँ पे हमारे पास आयरन है 2Fe प्लस O2, ठीक है, 2Fe प्लस O2, इलेक्ट्रॉन कैंसल, प्लस 4H प्लस एसिड, क्या बनाता है ये Fe2 प्लस, ये फेरिक ऑक्साइड है ना, यही है रस्टेड आयरन, ये है हमारा फेरिक, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, प्लस साथ में क्या बनेगा 2H2। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड रहता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी में हमारा रस्टिंग होता है। क्लियर है, तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा, आयरन है, आयरन से हमारा आयन बना। अब ये जो है तो क्या करेगा, और ऑक्सीजन क्या होता है, ये H प्लस क्या है, एसिड है,
एसिडिक वाटर जो होता है हमारा, है ना, एसिडिक वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है, और ये आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, एसिडिक वाटर के प्रेजेंस में जो आयरन है वो क्या बनाता है, फेरस आयन बनाता है, यानी फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। तो इस तरह से कोरोजन होता है। तो मतलब आयरन के सरफेस में भी एक सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेल का फॉर्मेशन होता है। आयरन क्या बन जाता है, एनोड, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और ऑक्सीजन किस तरह काम करता है, कैथोड की तरह, ठीक है। तो आयरन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो कोरोजन में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा बिहेव करता है, क्लियर है। तो ये भी हो जाएगा हमारा कोरोजन, कोरोजन में भी एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो कोरोजन में भी क्या होता है, कोरोजन में भी हमारा एक सेल के जैसा एनोड और कैथोड बन जाता है, ठीक है। इसमें देखिए Fe2+ आयन बनता है। अब ये Fe2+ आयन ही फर्दर क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है इसका वाटर और एयर के प्रेजेंस में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये Fe2+ आयन है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, है ना, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना लेगा, साथ में हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज कर देंगे, ठीक। तो ये जो बना आयरन ऑक्साइड, यही हमारा क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, यही हमारा रस्ट होता है ना, यही हमारा क्या होता है, रस्ट, ठीक, कोरोजन, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्लियर है। तो ये जो आयरन का आयन बनता है Fe2+, यही फर्दर ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये एनोड कैथोड एक सेल के जैसा बिहेव करता है, जो फर्दर रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा कोरोजन का। इसके बाद एक पार्ट जो है जिसको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था, है ना, कंडक्टिविटी वाला। तो कंडक्टिविटी वाला क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया हूँ, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए नॉर्मल जो हम लोग का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A, लेंथ अपॉन एरिया, है ना, ये होता है, यानी वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वायर के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो रो आता है, रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R इज इक्वल टू होता है 1/G, G है हमारा कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि A अपॉन कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/ρ इंटू A/L, और 1/ρ क्या होगा, कंडक्टिविटी, यानी कि K इंटू A/L, ठीक है। ये हमारा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक, कंडक्टिविटी है। और K हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा है कंडक्टेंस, ये है कंडक्टेंस, और ये हमारा क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक, कंडक्टिविटी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंडक्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले से हमको पता है कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा होता है ना। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में आप ऐसे रिलेशन भी बना सकते, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला है, अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है तो इसको याद रखिएगा, है ना, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी इंटू L/A, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा होता है ना, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, ठीक है। और याद रखिएगा जो सेल कांस्टेंट होता है G स्टार, है ना, वो L/A होता है, क्लियर है। तो इसमें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि रो इज इक्वल टू 1/K, कंडक्टिविटी का उल्टा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/K इंटू L/A की जगह आप क्या लिख सकते हो, G स्टार। ये क्या है हमारा, सेल कांस्टेंट को बोलते हैं, ये सेल कांस्टेंट होता है, ठीक, ऐसे भी। तो R इज इक्वल टू 1/K इंटू G स्टार, या K इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, और K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, G स्टार बाई R, है ना, जी ये K उधर चला जाएगा तो ये होगा R, ऐसा सेल कांस्टेंट। तो ये रिलेशन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंडक्टेंस इज इक्वल टू A/L, यानी 1/G स्टार, यानी कि K/G स्टार, ठीक,
ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टेंस क्या होगा K/G स्टार हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से याद रखिएगा जो सेल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है L/A होता है। तो इसका रिलेशन हम लोग सेल कांस्टेंट का रेजिस्टेंस से, कंडक्टिविटी से और कंडक्टेंस से बना सकते हैं सेल कांस्टेंट के रिलेशन को। क्लियर है? चलिए, तो आज हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगभग सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए हैं। हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट बस बचा हुआ है, जिसको हम एक वीडियो बना के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सपोर्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।